नमस्कार दोस्तों, मैं नाम के शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 JNV के लिए, ठीक है दोस्तों, क्लास 6 JNV के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेके आए हैं। यानी दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, ठीक है, आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर हल कराने वाले हैं क्लास 6 JNV के लिए। आप देख सकते हैं कि कुछ किस प्रकार के क्वेश्चंस उठते हैं। जो आपको इसके अंदर मिलेगा दोस्तों, सेम इसी प्रकार का JNV का भी पेपर होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका जो ऊपरी भाग, ऐसे ही वहाँ नवोदय का भी पेपर जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको मिलेगा। और आप सब जानते ही होंगे कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ गया है, ठीक है। तो फिलहाल आप देख सकते होंगे कि हमारा पेपर कैसे मिलेगा। बस दोस्तों पेपर पूरा ऐसे ही रहेगा, इतना ही बड़ी उसकी भी साइज रहेगी, छोटा वोटा नहीं रहेगा। बस ध्यान रहे कि वो इधर से यहाँ से सील रहेगा पेपर, ठीक है। तो ये दोस्तों मॉडल पेपर है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारे कोचिंग में इस मॉडल पेपर का टेस्ट हुआ था। वही मॉडल पेपर हम आप लोगों के लिए भी लेके आए हैं। देखिए, जो वो सीरीज चल रही है वो चलती रहे, आप लोग को ऐसे में आइडिया मिल सकता है कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से उठेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको हम पेपर देते हैं दिखा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों ये जो पेपर है ये जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक। आपके भी पेपर में लिखा रहेगा दोस्तों। मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में आंसर शीट नहीं है, अन्यथा मैं आपको आंसर शीट भी दिखा देती। कोशिश करूंगी कि जब अगला मॉडल पेपर का वीडियो बनाए तो आपको आंसर शीट भी साथ पे दिखाऊं, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आंसर शीट तो हमारे कोचिंग के बच्चों के ही पास है, तो उनसे अगली बार लेके आऊँगी तो आप लोग के बताऊँगी। और देखिए, परीक्षण पुस्तिका कोड, ये यहाँ भी कुछ आपके देखिए जो इसमें लिखा हुआ है ये सब आपके में होगा। कुछ नंबर आपको यहाँ वहाँ भी मिलेगा जब आप रियल वाला पेपर देने जाएंगे, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आपका रोल नंबर जो होगा, अभी तो आपको अपना रोल नंबर पता नहीं है, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो अपना रोल नंबर आपको पता चल जाएगा। परीक्षार्थी का नाम, यहाँ आपका नाम लिखना है, यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। अब देखिए, अधिकतम 100 अंक है, ठीक है। समय 2 घंटे का, ये आपके लिए निर्देश है, ठीक है। देखिए हम आपको पढ़ दे रहे हैं। आपको OMR उत्तर पत्रिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। मतलब दोस्तों देखिए, ये इसी को परीक्षण पुस्तिका कहेंगे, ठीक है, इसी को कहेंगे। वही कह रहा है कि और इसी के अंदर आपको OMR शीट डाली हुई मिलेगी। तो जब वही कह रहा है OMR शीट के साथ आपको 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमशः 1 से 80 तक प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तकों में पृष्ठों की गिनती कर ले और सुनिश्चित करें कि वो सही क्रम में है तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एक कोट के समान है, ठीक है। यह परीक्षण पुस्तिका व OMR उत्तर पत्रिका में बेमेल यानी त्रुटि या फिर विसंगति हो तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका ले। जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ आपको देखिए, इसको ये बुकलेट है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिला हुआ, तो इसके अंदर जो आंसर शीट डाली रहेगी यही जस्ट नंबर उस आंसर शीट पे भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने टीचर से उसको वापस करके दूसरी लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में कॉपी जमा नहीं हो पाती और चेक सही नहीं होता। इस वजह से पहले ही बता दिया जाता है कि जो कोड नंबर आपके इसमें परीक्षण पुस्तिका में है वही कोड नंबर आपके OMR शीट में भी होनी चाहिए। पहला निर्देश में हमें ये बताया गया। देखिए, दूसरे में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही दें। परीक्षार्थियों को उत्तर पत्रिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही वृत्त को गोला करें, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो आपको आंसर शीट मिलेगी
उसमें कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं तो तीसरे का आंसर तीसरे में ही दें, नहीं हम तीसरे का चौथे में भर दें, तो ये गलत है। और जैसे मान लीजिए तीसरे का तीसरा सही है तो तीसरे में ही गोला करें। अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद आपको सूझा नहीं दूसरा सही है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा भर के तीसरा काट देते हैं तब पर भी वो गलत है। एक बार भरिए चाहे जहाँ भरिए, सोच समझ के भरिएगा। अब पूरा देखिए, जैसे कि यहाँ है ना, तो पूरा गोला ब्लैक करना, ये नहीं कि आप बी को खाली ब्लैक कर दिए, पूरा गोले को क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। इस वजह से दोस्तों आप बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। अभी आप इसमें निर्देश में पढ़ेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, मतलब दोस्तों प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर क्या है, सही है। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर चुने गए उत्तर के संगत वृत्त को काला करना है। मतलब जो क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं उसका उत्तर चुनिए और उसके चारों ऑप्शन में जो सही हो रहा होगा वही वृत्त आप क्या करिए, काला करिए, वही गोल आप क्या करिए, काला करिए। उदाहरणतः यदि प्रश्न 37 के लिए आपका उत्तर सी है तो सी के अंतर्गत वृत्त को ठीक वैसे ही काला करें जैसे नीचे दर्शाए गए। मतलब दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप खाली डी को मत काला करिएगा, उस पूरे वृत्त को काला करिएगा। तो इसी वजह से ये बॉल, ये मेरे पास तो देखिए अभी बालाजी की है 3 रुपए वाली, तो हम बॉल पॉइंट लेके जाएंगे तो थोड़ा मोटी चलती है, तो ऐसे में हम इसे पूरा काला कर पाएंगे। अगला देखिए, उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। परीक्षार्थियों को अपने बॉल पॉइंट पेन लाना होगा, पेंसिल का उपयोग वर्जित है। मतलब दोस्तों कि आप ये पारस वाली पेन और वो 5 वाली पेन इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते। खाली आप बॉल पॉइंट पेन या तो ब्लू लेके जाइए या तो ब्लैक लेके जाइए, ठीक है, और कोई नहीं। और साथ ही साथ आप पेंसिल का प्रयोग वहाँ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेंसिल आप ले जा सकते हैं, बट पेंसिल से आप वहाँ वो हमारे जो OMR सीट होगी उसमें भर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग पेपर देने गए थे ना, पेंसिल, मिट्टा, कटर सब ले गए थे ना, तो पेंसिल आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन से जब आप हल करें तो पहले तो बुकलेट पे ही आंसर देंगे ना, तो यहाँ का पेंसिल से टिक लगा लीजिए, बट आप आंसर शीट में जो हमारी OMR सीट होगी उसमें पेंसिल से कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि परीक्षा की अवधि 11:30 से 1:30 तक 2 घंटों की होगी। मतलब आपका पेपर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा, यही टाइम हमेशा रहता है, ठीक है। इसमें 3 खंड होंगे जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। मतलब ये जो आपकी उत्तर परीक्षण पुस्तिका है इसमें 3 खंड मिलेंगे, सब में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ही मिलेंगे। फिर दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 30 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए दिव्यांग का मतलब होता है फ्रेंड्स जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ा मतलब उनमें कुछ दिक्कत रहती है, जिसको एक बार से हम अपाहिज कहते हैं ना, उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। हम आप तो शामकुल हैं तो हम लोग को 2 घंटा मिलेगा। यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसके हाथ में, पैर में, आँख में कहीं भी कुछ दिक्कत है तो उसे आधा घंटा यानी 2.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों के लिए परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। मतलब दोस्तों आपकी परीक्षण जो पुस्तिका है उसमें आपको 3 खंड मिलेंगे। निम्न ब्यौरे के अनुसार 100 अंक से 80 प्रश्न होंगे। निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। देखिए आपको ना, देखिए आपका पेपर पूरा 2 ही घंटे का रहेगा, बस आपको 15 मिनट पहले कह देते हैं। देखिए आपको ये बुकलेट आधा घंटा पहले बांट देंगे, टीचर्स आपको ये बुकलेट आधा घंटा पहले देंगे, बट आपको सील नहीं तोड़ने देंगे। कहेंगे कि बेटा जो निर्देश है वो पढ़ लो, तो आप लोग, और बहुत से बच्चे होते हैं पढ़, और बहुत से बच्चे इसे देखिए सील यहाँ रहती है तो इसे उसे उठा के देखते रहेंगे। तो निर्देश पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा क्या क्या हमें करना है, ठीक है। फिलहाल यदि आपको सब पता है तो आप ऐसे करके सोचेंगे फाड़ दे, लेकिन टीचर देख लेती हैं तो डांटती हैं, क्योंकि हम लोग के साथ भी यही हुआ था। तो हम लोग की क्लास में बहुत से बच्चे सील तोड़ दिए थे, लेकिन तोड़ना नहीं था, तो वो 15 मिनट के बाद सील हमें तोड़ना था। निर्देश पढ़ने के लिए कहा गया था, वो लोग सील तोड़ देते, मैम लोग डांटी थी। आगे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी रीजनिंग है वो खंड 1 में दी रहेगी। 20 प्रश्न दिए रहेंगे, एक प्रश्न 1.25 के तो 50,
और अंक गणित हमारे 20 प्रश्न हैं और खंड दूसरे में है 25 नंबर इसके। भाषा परीक्षण यानी गद्यांश खंड 3 में रहेगा 20 प्रश्न 25 अंक। योग दोस्तों कुल 80 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। आगे देखिए 9, सभी उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होगा। आपको 80 प्रश्न हल करना होगा और सभी के लिए समान अंक है, मतलब कि एक प्रश्न का 1.25 नंबर, तो 80 प्रश्न का 100 नंबर। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। मतलब दोस्तों देखिए कैसे इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए आपकी गद्यांश में 5 गलती हो गई, ठीक है, और रीजनिंग में 1 भी नहीं हुई और मैथ में 2 हो गई, तो आपके पास करने के चांस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों आपको प्रत्येक खंड में पास करना होगा। आप गद्यांश में तो फेल हो गए, 5 गलती इतनी ज़्यादा खुद ही कर दिए, तो आप रीजनिंग में भी 1-2 गलती कर देते तो चल जाता। तो ऐसे में वही कह रहा है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। तो जो देखिए रीजनिंग, मैथ, हिंदी, रीजनिंग को आप जैसे मान लीजिए यदि आपके रीजनिंग में 1 भी गलती नहीं, हिंदी में 1 भी गलती नहीं, मैथ में 5 गलती, तो आप फेल। आपको प्रत्येक खंड में पास होना था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि खंड 1 में 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। मतलब आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग 10 चैप्टर से उठती है, वही यहाँ बताया जा रहा है। OMR उत्तर पात्रिका को ओवर राइटिंग, मतलब ओवर राइटिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था कि अब आप सोच रहे हैं नहीं B सही है तो इसको काट के यहाँ भर दे, यही ओवर राइटिंग है, ठीक है। स्ट्राइकिंग और कटिंग, श्वेत करेक्शन, तरल का उपयोग तथा इरेजिंग की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। OMR उत्तर पात्रिका में अलग से कोई चिन्ह ना लगाएं। OMR उत्तर पात्रिका में एक बार चिन्हित करने के बाद उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। बताया ना मैंने अभी, यदि आप काट के ऐसा कर भी देते हैं तो आप नंबर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। आगे देखिए OMR उत्तर पात्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कच्चे कार्य के लिए परीक्षण पुस्तिका के आखिरी पृष्ठ का उपयोग करें। देखिए इसका मतलब था कि देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, आपको इतनी बड़ी OMR शीट मिलेगी जितना बड़ा ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इतना ही बड़ा, जितना बड़ा कि सफ़ेद वाइट पेपर होता है ना, उतनी ही बड़ी आपकी OMR शीट रहेगी, बस वो रेड रहेगी, ठीक है। तो आप मान लीजिए थोड़ा सा बगल में जगह या फिर उसके पीछे आप कोई प्रश्न हल कर लेते हैं, ये आपको नहीं करना है। ये इसके पीछे कह रहा है, ये देखिए इधर इतनी जगह दी रखी है और जहाँ पे मैथ है, ये मैथ के नीचे इतनी इतनी जगह 2 पेज में दी है, तो आप इसमें कच्चे कार्य कर लिया, लिखा कच्चे कार्य करने के लिए जगह, बट आप अपने OMR शीट में कोई भी छेड़खानी नहीं करिएगा, अन्यथा यदि आप सब भी करके आ रहे हैं तब पर भी आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। और एक निर्देश बचा हुआ था, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के बाद 1 घंटी बजाई जाएगी, मतलब प्रश्न नहीं, प्रत्येक 30 मिनट के बाद, ठीक है। 30 मिनट जैसे होगा आपको 1 घंटे की आवाज़ आएगी, जैसे फिर 60 मिनट होगा 2 घंटी, फिर मतलब फिर और 30 मिनट बढ़ेगा यानी 120, फिर 3 घंटी बच जाएगी और 150 मिनट में घंटी, मतलब एकदम फुल छुट्टी। कॉपी ले लिया जाएगा, बुकलेट आपको दे देंगे, आंसर शीट वो ले लेंगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की और आई होप कि आपको निर्देश समझ में आ गया। जितना इसमें बताया गया आप इसमें से 1 भी गलती मत करिएगा, अन्यथा आप सब कुछ करके भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब आपके दिमाग का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। तो देखिए खंड फर्स्ट है, अब भाग पहला है। निर्देश आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है, मतलब ये भिन्न आकृति है। देखिए निर्देश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी रीजनिंग में, यदि आप कायदे से रीजनिंग पढ़े होंगे और यदि आपको 10 चैप्टर याद है तो निर्देश तो कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ देखिए कह रहा था कि भिन्न चित्र का क्या करना है, चयन, यानी ये भिन्न आकृति है, हमें जो सबसे अलग होगा वही हमें चुनना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसका क्या होगा। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप बताने की कोशिश करिए पहले का आंसर क्या होगा। भिन्न आकृति, आपको सबसे अलग चुनना है। तो देखिए इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा है, ठीक है।
तो देखिए राइट हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर हमारा राइट चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ये हो रहा होगा, बहुत बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा, तो मैं आपका डाउट दूर कर दूँ कि देखिए एक बार को अगर मैं इसे लूँ तो आप क्या कहेंगे कि ये सीधा है, ये तिखा है, ये भी तिखा है, ये भी तिखा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम इसे ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ देखिए ये दोनों भी मिले हुए हैं, ये दोनों भी, यही नहीं मिला था, तो यही हमारा सबसे अलग है। अब इसमें देखिए ये पता नहीं घुमा घुमा है, ऐसे भी ये भी घुमा घुमा है, ये भी सबसे अलग हमारा क्या है, डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये जो नीचे आ गया है ये चीज़, ये वाला पार्ट, ये प्रिंटिंग की वजह से हुआ है, इधर भी हुआ है, इधर, बाकी ऐसे जैसे था ऐसे ये तीनों है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ये तीनों है, ये चीज़ और ये यहाँ जो मोटा हो गया ये प्रिंटिंग में कोई दिक्कत आई थी, स्याही इधर उधर हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे अंडाकार है, ये भी अंडाकार है, ये भी, बट ये गोला है, तो सबसे अलग कौन हो गया, अंडा नहीं, गोला होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देख लीजिए आप, इसमें हमारा सबसे, अब मैं कुछ टाइम दे रही हूँ, आप एक बार अपने से कोशिश कर लीजिए, बाकी आंसर तो हम बताएंगे ही। कुछ समझ आ रहा है? अच्छा हम बताते हैं, देखिए इसमें एक लाइन, इसमें 1 2 लाइन हो गई, 1 2 3 लाइन हो गई, ये क्या हो गया, यानी इसके बाद 4 लाइन का नियम था भाई, एक एक लाइन सब में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो यहाँ 4 लाइन होनी चाहिए, तो गलत हो गया, तो हमारा भिन्न आकृति इसमें क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अब भाग सेकंड को कर लेते हैं, ये हमारी भिन्न आकृति थी, आप देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको PDF मतलब कि ये इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF आपको हमारे उसी चैनल पे मिल जाएगा। और बच्चों ध्यान रहे कि उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हम उस पर बहुत से मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से उठा के डालते रहते हैं, तो आप उसे हल करेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप जान सकोगे कि हमें कितना आता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा भाग जो 2 है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, मतलब दोस्तों हमें समान आकृति बताना है। ठीक है, अब जो एकदम इसके जैसी इन चारों में कौन है समान आकृति, तो चलिए देख लेते हैं कौन है। ये तो नहीं है, यही मुड़ गया। अब देखिए ये बड़ा है, ये यहाँ छोटा है, ये भी नहीं होगा, ये सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब ये 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं, सोच लीजिए। अब हम बताएं, देखिए पहला नहीं होगा, ये देखिए ये कैसे हो गया है ना, पहला भी नहीं होने वाला है। ये देखिए इसमें ये चीज़ ज़्यादा निकला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये भी ज़्यादा हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो बचा हमारा डी नंबर, ये एकदम सेम है। ठीक है, ये दोनों आपस में समान। चलिए 7 नंबर का आंसर आप बताइए, देखिए उत्तर, तो देखिए इसका, ये देखिए ये प्रिंटिंग वजह से दिक्कत नहीं है, ये वाकई में ऐसा था। ठीक है, ये देखिए ये इतना फैला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, ये इतना निकला हुआ है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए सेम इसके जैसे हमें ढूंढना है, ये कतई नहीं होगा, ये पता नहीं क्या हो गया है इसमें। अब चलिए इसको मिला लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये बी नंबर ही हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए समान आकृति की बात कर रहा है, एकदम उसी के जैसे होने चाहिए, एक एक चीज़ मिलाइए, अन्यथा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, होने का तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये इधर वाली तो लाइन ही गायब हो गई है, और इसमें ऐसे ही नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही चारों, देखिए 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे, 1 ठो राइट होगा, 3 ठो तो गलत होंगे, बट तीनों में इतना बारीक वो रहता है कि कई बच्चे तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि जब आप पूरा मिलाते नहीं हैं तो ऐसे में गलत हो जाता है। चलिए फिलहाल आगे वाला खंड करते हैं।
देखिए अब हम आ गए हैं भाग 3 पे। भाग फर्स्ट में हमारा भिन्न आकृति, भाग सेकंड में हमारा समान आकृति, भाग थर्ड में हमारा आकृति पूर्ति परीक्षण है। ठीक है, देखिए कह रहा है लुप्त भाग में बैठाइए, मतलब जो यहाँ गायब हो गया है इन चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आकृति निर्माण। ठीक है, ये आकृति निर्माण नहीं, आकृति निर्माण में आपको सब टूटा फूटा दिया रहेगा, उसको जोड़ना रहता है। ये आकृति पूर्ति परीक्षण है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसके सामने वाली तीर इसी के जैसी थी, तो इसके सामने वाली तीर इसी के जैसी होनी चाहिए। तो क्या ये होगा, ये होगा, ये तो उल्टा हो गया, यानी डी हमारा राइट होगा। ये भी हो सकता था, बट यदि इस चीज़ को उठाइए और यहाँ ऐसे रखिए तो ये भाग इधर लग जाएगा, ये जो कि गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, सब में इतना गोला है 90 डिग्री का और फिर एक ठो तीर। चलिए अगर ये भाग हम यहाँ उठाए तो यहाँ देखिए चौकोर है, गलत हो जाए। अगर ये उठाए तो ये तीर उल्टी हो गई, और ये तो वाकई में ही उल्टा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम इस पार्ट को रखें, ये तो इधर देख रहा है, बल्कि मिलना कैसे चाहिए था, ऐसे मिलना चाहिए था। इसे देखें तो ये पता नहीं क्या बना हुआ है, और इसे देखो तो ये एकदम ही गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए इसका जस्ट इतना भाग फिर इधर इसके जुड़ा है, तो जस्ट इतना भाग फिर इधर इसके जुड़े। अगर इस भाग को रखो, देखो फिगर तो सही है बट ये उधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं, इस साइड आना चाहिए ना, तो ये बी नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए खंड नंबर हमारा 4। खंड नंबर 4 में आपको दिया है सदृशता है। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर रीजनिंग का जो है वो सदृशता है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे की तरफ उपलब्ध 4 उत्तरों में एक चित्र का चयन करें, प्रश्न चित्र की जगह प्रतिस्थापित करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे शीट में। तो देखिए ये जो प्रश्न, ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस पे कौन सा आएगा। तो देखिए पहले एक गोला, फिर 2 गोला, वो दोनों थोड़े से सटे हुए हैं, फिर 3 गोला। अब क्या आना चाहिए, 4 गोला आना चाहिए ना। तो देखिए ये, फिर ये वाले गोला से ये वाला छोटा, इस वाले गोले से ये वाला छोटा, इससे फिर ये छोटा, यानी अब जो आना चाहिए वो भी ऐसे होने चाहिए। तो देख लीजिए आप कौन सा होगा। देखिए इन चारों में कौन सा होगा, तो ऐसे कुछ है, तो साफो साफ दिख रहा है कि डी नंबर हमारा राइट होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है 3 6 9, यानी दोस्तों 3 में 3 जोड़ के 6, और इस 6 में 3 जोड़ के 9, अब फिर 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, यानी राइट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपको और अपनी OMR सीट में इस बी को ऐसे ऐसे ब्लैक कलर, ब्लू कलर की बॉल पॉइंट पेन से क्या करना है, ब्लैक कर दी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले ये तीर इस कोने पे था, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे आया, अब बारी है इस कोने पे आने की। तो किस में है ऐसा, ये सी नंबर में ऐसा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, पहले हल्का काला इसमें वर्ग में था, फिर गोले में गया, फिर त्रिभुज में गया, अब फिर भाग के इसी में आना चाहिए, तो ऐसा किस में है, ये बी नंबर ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लैक ब्लैक है। ठीक है, चलिए अगला भाग हल कर लेते हैं, जो कि हमारा 5वां होगा। ये हमारा भाग 5 है, इसमें आपको करना है, देखिए कह रहा है एक दूसरे से सटाक तीसरे संबंध में होना चाहिए, वही जस्ट जो मैंने इससे पहले बताया था एकदम वैसे ही है एक प्रकार से। मतलब दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर श्रृंखला और दूसरा चैप्टर जो सदृशता है, इन दोनों में पूरी चीज़ें वही रहती है, बस थोड़ा सा कभी कभी अंतर आ जाता है। ठीक है, तो वही नियम इसमें भी लगने वाला, जो इसके साथ होगा, जो संबंध इसका इसके साथ होगा, वही संबंध इसका इसके साथ भी हम बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वो जो था वो श्रृंखला था, सदृशता ये है। सदृशता में पहला का संबंध जो दूसरे के साथ रहता है वही तीसरा का चौथे के साथ होता है, और श्रृंखला में सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो देखिए अब ये एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर ये जो ऊपर डंडा लगा हुआ था दूसरे वाले में बीच में चला है, तो अब ये वर्ग है, जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ भी होना चाहिए। तो जब ये वर्ग आएगा तो ये जो ऊपर है ये बीच में चला जाएगा, तो यानी दिख कौन सा रहा है, सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। ये कुछ इस प्रकार था, उसको ऐसे उल्टा पलट दिया,
पलट के ऐसे कर दिया, तो हम इसको भी ऐसे पलट देंगे। जब पलट देंगे तो हमारा बी ही बनेगा। क्या बनेगा? बी ही बनेगा ना। चलिए अब देखिए, ये यन को ऐसे उल्टा किया गया, कुछ इस प्रकार उल्टा किया गया ना, तो हम बी को भी कुछ इस प्रकार उल्टा करेंगे। जब हम बी को ऐसे उल्टा करेंगे तो डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब बात पकड़, देखिए बी का इधर वाला भाग क्या है? छोटा है, तो यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो छोटा वाला भाग ऊपर रह जाएगा ना। तो छोटा वाला भाग ऊपर किस में है? सी में है, दिख रहा होगा। अब देखिए वर्ग में दूसरे में ये जो तीर थी उसके अंदर ऐसे चीर के चली गई, तो अब होना क्या चाहिए? तीसरे का संबंध चौथे के साथ भी यही होगा, तो गोले के अंदर ऐसे डंडा क्या कर देगा? चीर के चला जाएगा। तो जो कि हमारा डी नंबर हमें दिख रहा है। चलिए खंड नंबर भाग नंबर 6 हल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भाग 6 है। ये जो रीजनिंग उठी है ये हमारा वर्ग पूर्ति परीक्षण से उठी है। ठीक है, किससे उठी है? वर्ग पूर्ति परीक्षण से। यहाँ पे आपको चित्र को पूरा करना रहेगा। देखिए नाम तो वर्ग है, बट वर्ग की बजाय त्रिभुज, गोला कुछ भी दे सकता है ना, तो हमें क्या, हमें तो पूरा करना है। चलिए फिर पूरा कर रहे हैं। देखिए हमें ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसमें ऐसा, इस चारों ऑप्शन में ऐसा क्या लगा दे कि ये त्रिभुज क्या हो जाए? पूरा हो जाए। ठीक है, तो अगर इसको लगाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनने वाला है, इसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे तंज आएगा, बट इसको यदि हम ऐसे लगा दो तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें तो एकदम सेम ही होना चाहिए, ना कम ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा। अब जैसे ये भी तो चला जाता, बट ये कितना ज़्यादा बड़ा, इसमें ऐसा नहीं आएगा। चलिए अब इसके लिए ढूंढते हैं। ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, नहीं आएगा। इसको देखिए, ये पार्ट ऐसे, ये पार्ट ऐसे, ये इतना बड़ा। राइट आंसर यही होगा। यदि इस भाग को ऐसे हम उठाएं और यहाँ ऐसे रख दें तो ये पूरा कर देगा, इसे एक वर्ग बन जाएगा ना। तो इधर देखिए, अब इसको हमें इस गोले को पूरा करना है, तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे है, ये नहीं, ये भी नहीं, तो ये डी आएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, अब इसे अब हमें भरना है, तो ये भाग इतना, ये भाग इतना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साफो साफ समझ आ रहा है, ए होगा। ठीक है, सब मिला लीजिए, क्या पता कुछ और इससे ज़्यादा भी हो रहे हों। तो इसके बाद जो है वो हमारा खंड 7वां है। चलिए उसकी ओर से। खंड दोस्तों 7वां, इस चैप्टर का नाम दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण, देखिए दर्पण में चीज़ें उल्टी दिखती हैं। यहाँ तक हम आप भी, अब कैसे उल्टे दिखते हैं? मतलब सर नीचे पाँव ऊपर नहीं हो जाता, ये वाला उल्टा नहीं। आई मीन दायां हमारा बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है, ये उल्टा दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही देखिए, अब दर्पण इस चित्र के नीचे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? नीचे। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए फिगर, दर्पण जो है ये इसके नीचे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है। तो दोस्तों यानी हम अगर पलटेंगे तो ऐसे, कैसे आपको थोड़ा बता दे, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, यदि आप शीशा लीजिए और यहाँ रख दीजिए तो ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। तो वैसे ही हम करेंगे। तो देखिए, चलिए इसको ऐसे हम देते हैं पलट। जिस तरफ दर्पण रहेगा उस ऊपर वाला ऐसे उठा के नीचे कर दीजिए। तो जब ऊपर वाला उठा के नीचे करेंगे तो ये हमारा बी बनेगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए इसको भी ऊपर वाला उठा के नीचे करते हैं, तो ये तो इसके ही जैसे है। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये त्रिभुज कहाँ चला जाएगा? इधर इस वाले में चला जाएगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए ये डी भी हो सकता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा ही गैप कर दिया है ना। अब देखिए, के को भी ऐसे ही करना है। के को भी ऐसे हम देते हैं पलट। के को देंगे जब हम पलट फ्रेंड्स, तो देखिए ये सीधा के है, ये दोनों तो एकदम ही खराब हो गए। यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? अब देखिए इसको भी हम लोग ऐसे, देखिए इस सब में दर्पण नीचे दे दिया है। ठीक है, तो हम ऐसे उठा के ऐसे, देखिए यदि आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप एक काम करिए, आपके घर में शीशा होगा ना,
और जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो वाला। तो आप लाइए और ऐसे करके ऐसे वो शीशा यहाँ रख दीजिएगा। उस शीशे में देखिएगा ये जैसे बन रहा होगा वही इन चारों ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा, वही राइट हो जाएगा। फिलहाल आपको ऐसा पेपर में नहीं करने दिया जाएगा, आपको वहाँ शीशा नहीं ले जाने दिया जाएगा। वो बात की बात है कि आप लेके चले जाओ। आपको सही सही बताएं तो हम लोग लेके गए थे, हम लोग कागज़ कटिंग के लिए कागज़ ले गए थे, कैंची ले गए थे, शीशा ले गए थे। बट देखिए अगर चेकिंग हो गई तो मना कर दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ कहेंगे नहीं कि बस ये कहेंगे बेटा इसका प्रयोग यहाँ नहीं करना है। तो आप कह देगा ठीक है मैम हमें पता नहीं था, बात ख़त्म ना। तो बट हम लोग ले गए थे, प्रयोग नहीं किए थे, निकाला कुछ नहीं था, क्योंकि जिस मुताबिक हम लोग सोच के गए थे कि रीजनिंग कठिन आएगी बट ऐसा कुछ नहीं था, अच्छी आई थी। तो इस प्रयोग ही नहीं करना पड़ा कि निकाल के कैंची कागज़ काट लें या फिर दर्पण का प्रयोग कर लें। ठीक है, चलिए इसको हम पलटते हैं। जब आप पलटेंगे तो ये भाग नीचे आएगा, तो नीचे किस में है, इसमें है और इसमें है। बट क्या ये उल्टा का, ये उल्टा नहीं होगा ना, खाली ये नीचे आएगा बस, और ये वाला भाग इधर ही रह जाएगा। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले अपने हम भाग 8 की ओर बढ़ते हैं। भाग 8 हमारा कागज़ कटिंग है। दोस्तों कागज़ कटिंग में कागज़ काट के आपको बनाना रहता है, बट मेरे पास ना कागज़ है ना कैंची है, तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। तो देखिए कैसे बताऊँगी आपको, क्योंकि पेपर में कागज़ और कैंची का प्रयोग तो करने नहीं दिया जाएगा, तो मुझे भी बिना कागज़ और कैंची के ही बताना है। फिलहाल ऐसे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट समझाना ही हम लोगों का काम होता है ना। तो चलिए कोशिश क्या करते हैं। देखिए एक कागज़ लिया, ठीक है, वर्ग आकार का एक कागज़ लिया, उसको ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा, ये देखिए इसमें। उसके बाद उसमें से कुछ इस प्रकार की आकृति काट के बाहर कर दिया। तो अब देखिए पर कैसे मोड़े थे, ऐसे इधर मोड़े थे ना। तो आप जब इस पार्ट को ऐसे खोलेंगे तो ये चीज़ इसके नीचे भी आ जाएगा ना, कुछ इससे जुड़ा इस प्रकार का ऐसे आ जाएगा। और यही चीज़ आप जब उधर खोलेंगे तो यही दोनों उधर भी चले जाएंगे। तो ऐसा किसमें होगा, सी में होगा ना, ये राइट है। देखिए उसके बाद ये, अब देखिए इसको भी ऐसे मोड़ा है कागज़ को, फिर ऐसे मोड़ के आए इधर कटिंग कर दिया। तो आप जब इस कागज़ को ऐसे खोलेंगे तो ये भाग और चौड़ा होके यहाँ भी एक ऐसे बन जाएगा, है ना। और उसको जब खोलेंगे तो उसके सामने भी वही चीज़ आ जाएगा। तो ऐसे किसमें बनेगा, बी इज़ हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उसमें किया क्या गया है फ्रेंड्स, कागज़ लिया है, एक कागज़ को लिया है, मेरे पास कागज़ रुकिए थोड़ा सा कागज़ ले लो फिर बताऊँ आप लोग। ये देखिए कागज़, तो मान लीजिए इसको ऐसे मोड़ने की, ये खुद इशारा कर रहा है पहले जो आप कागज़ लिए हैं उसको ऐसे मोड़िए, मोड़ दिया। फिर कह रहा है कि ऐसे मोड़िए, यानी इस पार्ट को ऐसे मोड़ना है, मोड़ दिए। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ देखिए अब इस पार्ट पे उसके एक ऐसे ऐसे गोला बना के ऐसे गोला बना दीजिए, उसको ऐसे निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, गोला बना के। उसके बाद फिर ऐसे खोलेंगे तो जो गोला हम यहाँ बनाए वही गोला इस किनारे पे भी आएगा, और यही दोनों गोला इन दोनों किनारों पे भी चले जाएंगे ना। तो ऐसा किसमें दिख रहा है, डी में। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आप, फिर जस्ट वैसे ही मोड़ा गया है। तो जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो ये बड़ी वाली लाइन इधर भी आ जाएगा, और इसको जब खोलेंगे तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे बनेगा और यहाँ एक ऐसी लाइन आ जाएगी, और यही चीज़ से उधर चला जाएगा। तो बनेगा क्या हमारा, सी ऑप्शन इज़ अ राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और 9वां भाग हमारा 9वां। देखिए ये जो भाग 9 में दे रखा है दोस्तों, ये दिया है आकृति निर्माण। देखिए एक चैप्टर का मैंने आपको आकृति पूर्ति परीक्षण बताया था, और ये आकृति निर्माण है। ये टूटी फूटी है, इसको जोड़ देंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा, या फिर ये कह लीजिए कि ये दोनों आकृति इन चारों ऑप्शन में कहाँ हैं, किस फिगर में है, जिसमें है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा किस में दिख रहे हैं, पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं, तो है किस में, बी में है, ठीक है। अब चलिए ये दोनों आकृति देखिए इन चारों ऑप्शन में किस आकृति में है, ढूंढिए, मिला, डी में है, दिख रहा होगा। अब ये वाली हो गई ना, ये वाली।
अब ये तीनों आकृति इन चारों फिगर में कहाँ है? फिर मेहनत करिए, ढूंढिए। पहले में तो नहीं है, पहले ऐसा कुछ चिपका चिपका है ही नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, तो होगा क्या? डी। चलिए इसमें देखिए, इन तीनों को ढूंढिए किस चीज़ में मिल जाएगा। इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो यही हमारा ए, ये यहाँ पे प्रिंटिंग में कट गया, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाग 10वां हमारा, भाग 10वें में पहले आपको बता दें, इससे ये इस छिपी हुई आकृति है, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर का नाम जिससे ये क्वेश्चन उठे हैं, ये छिपी हुई आकृति। इस आकृति को चारों ऑप्शन में ढूंढिए, ये कहीं ना कहीं किसी में छिपी हुई है। तो किस में छिपी हुई है ढूंढिए, तो किस में दिख रही है आप ढूंढ के बताइए, तब तक हम रुके हैं। तो आई होप आपको बी में यह छुपी हुई दिख रही होगी। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार यहाँ भी है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किस में छिपी हुई है? कहोगे डी में, हाँ बिल्कुल डी में छिपी हुई है। अब ये किस में छिपी हुई है? सी में, हाँ बेशक सी में छिपी हुई है। गुड, एकदम सही, ऐसे ही मेहनत करिए। फिर देखिए ये किस में है? ये सेम तो पूरा ये डी में रखा हुआ है ना? तो यही डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भाग 10 तक हो गए। इसका मतलब हमारे रीजनिंग कंप्लीट। रीजनिंग में यही 40 क्वेश्चन थे और हमने आपको बता दिए जिनसे क्वेश्चन उठते हैं। देखिए हमने उन चैप्टर का नाम भी आपको बता दिए जिन चैप्टर से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो आप और मेहनत करिए। अभी अगर आपने मतलब पेपर देखा, आपको नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब पर भी है वक्त, तब तक कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे में आप कर लीजिए मेहनत, हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेके रहेंगे आते। फिलहाल अभी जाएंगे कहाँ? अभी हमें मैथ और गद्यांश करना है हल। तो सबसे पहले दोस्तों हम गद्यांश करेंगे हल, मैथ करेंगे बाद में। तो पहले गद्यांश को हल करते हैं। देखिए हम आ गए हैं गद्यांश की ओर, जो कि हमारा खंड 3 में दिया है भाषा परीक्षण। इसमें खाली आपको गद्यांश मिलेगा, ठीक है। गद्यांश में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन 5 को हल करना है। गद्यांश पढ़ के उनका उत्तर हमें देना पड़ेगा। तो देखिए 4 गद्यांश है, 5 क्वेश्चन सभी में दिए, यानी 20 क्वेश्चन आपको गद्यांश से करने हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं हल बिना देर किए हुए। थोड़ा सा इसको करते हैं हम जूम, हो गया ज़्यादा, ताकि आपको सही दिख सके। ये देखिए ये हमारा है पहला गद्यांश, ठीक है। ये कौन सा है हमारे दोस्तों? पहला गद्यांश। देखिए ये हमारा पहला गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन का उत्तर देने वाले हैं, ठीक है हम लोग। तो चलिए बिना देर किए इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भाषा निर्देश दे रखा था दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वही बोला होगा कि सही से उत्तर चुनिए, फिर ब्लैक करिए, तो उत्तर तो हम लोग को पता ही है। तो चलिए, हम्पी दुनिया में प्राचीन युग के बेहतरीन ऐतिहासिक स्थलों में एक है। यहाँ हम्पी की बात है। यह विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, जो होसपेट शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हम्पी 200 से अधिक वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी एक छोटा स्थान है जो 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है। यह पूरी तरह से पहाड़ों, अंजनेय, माल्यवंता और मतंगा हिल्स द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है। बाकी एक और तुंगभद्रा नदी से घिरा हुआ है। हिंदुओं द्वारा माना जाता है कि हम्पी पूर्व प्राचीन युग लगभग 1 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य से पहले बंदरों का एक राज्य था। रामायण के अनुसार जब शहर को किष्किंधा रूप में जाना जाता था। इस मनमोहक प्राचीन परिदृश्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। ये हमारा गद्यांश था। इससे हमें इन प्रश्नों को देने हैं उत्तर। तो फिर चलिए आइए बिना देर किए हुए देखिए, जो पहला प्रश्न है, हम्पी किस नदी के तट पर है? ये हील क्यों रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ गई है, किसी कारणवश से ये हील रहा है। थोड़ा सा आपको उठता बैठा दिख रहा होगा ना,
कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ रहा है। देखिए हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ था तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो हम्पी किस नदी के तट पे है? तुंगभद्रा नदी के तट पे है। फिर देखिए हम्पी कितने तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो ये देखिए पूरी तरह से पर्वतों और द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। उसके बाद होसपेट शहर में हम्पी की दूरी कितनी है? तो देखिए होसपेट शहर से हम्पी की दूरी कितनी है? ये देखिए होसपेट शहर से लगभग 11 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन, हम्पी का प्राचीन नाम। तो देखिए यहाँ आपको मिलेगा कुछ, ये इस भाग में देखिए, हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि हम्पी पूर्व प्राचीन में विजयनगर साम्राज्य से पहले बंदरों का एक राज्य था, जब शहर को किष्किंधा रूप में जाना जाता था। यानी दोस्तों हम्पी का पुराना नाम क्या था? किष्किंधा था। उसके बाद निम्न में कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची है? तो ये आपको गद्यांश में नहीं मिलने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहाड़ की पर्यायवाची क्या होती है? पर्वत होती है। अब देखिए ये आपको हमारा दूसरा गद्यांश दिख रहा है। फिर हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और देना है उत्तर। तो चलिए, प्रशांत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहता था। उसका 10 साल का बचपन यही बीता था। अभी 2 दिन पहले ही अपने माता पिता के साथ वह अपने दादी से मिलने गांव आया है। ठंड काफ़ी थी, इसलिए लोग जगह जगह अलाव सेक रहे थे। अलाव मतलब जिसको हम लोग कौड़ा कहते हैं ना। प्रशांत के दादाजी उसे अपने खेत दिखाने भी ले गए, जिसमें उन्होंने गेहूँ तथा सरसों बोए थे। सरसों के फूलने का समय हो गया था। पीले पीले सरसों की फल लहलहा रही थी। दादाजी ने बताया कि इन फलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की समय समय पर सिंचाई भी की जाती है। प्रशांत को यह सब जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने सारी बातें शहर जाकर अपने दोस्तों से साझा किया। पहला क्वेश्चन है, किस मौसम में लोग अलाव सेकते हैं? मतलब दोस्तों किस मौसम में हम लोग कौड़ा तापते हैं? तो सर्दी के मौसम में, जब हमें ठंड लगती है। फिर फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटनाशक का प्रयोग। आपने गद्यांश में पढ़ा था, उसके दादाजी ने प्रशांत को बताया था। फिर देखिए गांव आने का प्रशांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? दादी से मिलने आया था। क्या करने आया था? उसके बाद उपयुक्त गद्यांश में अलाव किससे संबंधित है? आग से। फिर देखिए सर्दियों में निम्न में कौन सी फसल नहीं उगाई है? देखिए सर्दी के सीजन में गेहूँ, सरसों, दलहन, धान नहीं, धान गर्मी में उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे 2 गद्यांश और हैं, हम उन दोनों को पढ़ के उत्तर फिर लगाएंगे मैथ। ये देखिए हमारा तीसरा गद्यांश है। ठीक है, ये तीसरा गद्यांश, ऐसी बारिश जिसमें किसी भी प्रकार के अम्लीय घटक होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा लगभग हर चीज़ को प्रभावित करती है। पौधे, मिट्टी, पेड़, इमारतें और यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी अम्ल के प्रक्षेप से प्रभावित होती हैं। पेड़ों के लिए अम्ल वर्षा बहुत घातक है। यह पत्तियों को सुरक्षात्मक सतह को नष्ट कर उन्हें कमज़ोर कर देता है और पौधे के विकास को रोकता है। हालांकि मानव निर्मित प्रदूषक वर्तमान में अधिकांश अम्लीय वर्षा को प्रभावित कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी एक कारक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी वायु को प्रदूषित करके अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। इन प्रदूषकों को जेट धाराओं द्वारा दुनिया भर में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, वैसे अम्ल बारिश की बात कर रहा है। इसमें ना सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड गिरते हैं, जो कि हमारी त्वचा, पेड़ पौधों और वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, है ना। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी वर्षा हमारे पर्यावरण को क्षति पहुँचाती है? तो अम्लीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी अगर हो जाएगा। यदि इंसान है तो वो मर जाएंगे। देखिए आप सुने होंगे अम्ल डाल दिया गया ना, अक्सर लड़कियों के ऊपर ऐसा होता है, तो वही अम्ल ऊपर से बरसने लगता है। ऐसा बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से होता है। उसके बाद अम्लीय वर्षा निम्न में से किसे प्रभावित कर सकती है? पेड़ को, इमारतों को, मूर्तियों को, सब को प्रभावित करेगी। दीवार कमज़ोर हो जाएगी, पेड़ की सुरक्षात्मक पत्तियां नष्ट हो जाएगी, मूर्तियां भी प्रक्षेप द्वारा प्रभावित होंगी। उसके बाद देखिए
वर्षा पेड़ों को कैसे नष्ट करता है? पत्तियों की सुरक्षात्मक सतह को नष्ट कर देता है। पत्तियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर, तो पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से किस शब्द को प्रक्षेप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? दोस्तों, जमाव। प्रक्षेप का अर्थ होता है आगे करना, प्रतिस्थापित मतलब होता है हटा देना। तो यदि कोई चीज़ आगे बढ़ेगा तो वो यदि जमा हुआ है तो उसे क्या करेगा? हटा देगा। तो किसे प्रतिस्थापित करेगा? प्रक्षेप, जमाव को। फिर देखिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ध्यान रहे कि आपको 4 गद्यांश मिलेंगे जिसमें से आपको एक में शीर्षक जरूर पूछ लेगा। तो देखिए, इस गद्यांश में हमें बताया गया है कि अम्लीय वर्षा एवं उसके प्रभाव क्या क्या हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चौथा गद्यांश देखिए। ये रहा हमारा चौथा गद्यांश। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। या भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो समुद्र का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है। अभी हाल ही में कोई महिला यहाँ गई थी ना, तो और इसकी ऊंचाई गहराई आपको दिया 11,000 नीचे समुद्र से। सोचिए कितना नीचे, उतना ही। देखिए, प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की ठोस भूपर्वती कहते हैं जिसमें से ये देखिए, पृथ्वी की सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। फिर बड़े स्थलीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ दिखा दें, ये देखिए लिखा हुआ है, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। महासागर कितने हैं? 5। फिलहाल अभी 8 हो गए हैं, एक जिलैंडिया भी मिला है ना, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। समुद्र जल का तल होता है सभी जगह असमान, सभी जगह समान, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सभी जगह स्थित। पहले आइए गद्यांश में ढूंढते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व के सभी महासागर में आपस एक समुद्र जल का तल सभी जगह क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ सभी जगह समान। फिर विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? यहाँ देखिए, अभी मरियाना गर्त किस? प्रशांत महासागर। फिर है समुद्र तल की ऊंचाई। क्वेश्चन कहाँ? ये है, तो समुद्र तल की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो आपको मैं दिखा दूं, यहीं पे अभी था, ये देखिए, स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है? शून्य। तो कितना मानेंगे हम लोग भी? शून्य। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको 4 गद्यांश करा दिए और 10वें चैप्टर से 4 रीजनिंग उठी थी वो भी करा दिया। यानी हमारा खंड फर्स्ट और खंड थर्ड तो हो गया है ना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा आपको कैसे करना। देखिए, हम मैथ को इस वजह से बाद में कर रहे हैं ताकि रीजनिंग हिंदी जल्दी से कर ले, मैथ में थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कि हमने रीजनिंग और हिंदी कर लिया है कंप्लीट। अब बचा हमारा 20 मैथ है, उसे भी हम थोड़ी देर में कर ही लेंगे कंप्लीट। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इस प्रकार का मॉडल पेपर हम और आप लोगों के लिए, यदि आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम दूसरा भी मॉडल पेपर आप लोगों को लेके आएंगे और आपको हल भी कराएंगे। जैसे कि मैंने बताया, यदि आपको चाहिए इसका PDF तो टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना देर करते हुए मैथ को कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैं हल तो करवा दूँ, बस मेरे पास भरने के लिए आंसर शीट नहीं है। ठीक है, भरने के लिए मेरे पास आंसर शीट नहीं है, बस हम लोग हल कर लेंगे। कभी जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको आंसर शीट में भरने का तरीका भी एकदम फुल ट्यूटोरियल आपको बता दूंगी। फिलहाल ये देखिए, हमारा मैथ खंड सेकंड में दे रखा है। ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन है कि 12,565 में 2 के वास्तविक
तथा स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। देखिए 12,565, इसमें 2 का स्थानीय मान, इसके पीछे कितने कितने अंक हैं, 3, तो 3 0 और 2 वास्तविक है, इसका गुणनफल क्या होगा 4। तो यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 12 स्टार 146 में स्टार की जगह क्या रखा जाए कि वह 6 से विभाजित हो जाए। आप क्या करिए कि यहाँ 2 रख, यहाँ क्या कर रख दीजिए 2 रख के चेक कर लीजिए 6 से, चलिए कर ही लेते हैं हम लोग। तो देखिए 12 स्टार की जगह हम पहले 2 रख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 6। देखिए 6 से विभाजता का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए तो 2 से कटेगी ही, 2 2 4 5 6 और 6 4 10 था 16, नहीं कटनी, 3 से नहीं कटेगी तो ये नहीं होगा। 7 रखते हैं, अब ये 2 से कटेगी, देखते हैं 3 से कटती है कि नहीं। 7 3 10 20 21, हाँ यही हमारा राइट होगा, ये 6 से कट जाएगी। 6 12 6 ग्राम 6, हाँ 6 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि आप इसे 6 से काटे हैं तो 6 दूनी 12, 6 का नाम 6, 1 बचा, 6 का नाम 6, 4 6 5 5 बचेगा। उसके बाद फिर 6 से इसे काटेंगे तो 6 9 54, 6 का नाम 6, देखिए पूरा पूरा कट गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे हल करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सभी प्रकृत संख्याओं का गुणनफल है। मतलब दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सी संख्या है जो सभी प्रकृत संख्याओं के गुणनखंड में आता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, सभी प्रकृत संख्याओं के गुणनखंड में 1 जरूर आता है, 1 100% आएगा, यानी एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को काटता है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 3 घंटियाँ क्रमशः 2 3 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि एक साथ वो सुबह 10 बजे बजती हैं तो कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको लासा मासा चैप्टर में कराया है। चलिए उसी प्रकार इसको भी हम कर लेते हैं हल, देखते हैं हमारा उत्तर आता क्या है। तो मैंने आपको बताया था पहले जो अंतराल दिया होगा उसका आप क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो हमें दिया था 2 3 5, 2 3 5 का लासा निकालते हैं हम लोग। देखिए 5 दूनी 10 3 30, यानी 2 3 5 का लासा क्या आया 30। मिनट दिया था तो मिनट में आया। देखिए 10 बजे वो एक साथ बजी थी, यानी 30 मिनट बाद वो फिर एक साथ बजेंगी, यानी 10:30 पे वो एक साथ बजने वाली हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 8 भागे 9 गुणे 2.5 प्लस 2.5 गुणे 3 का भिन्नात्मक मान क्या होगा। इसको हल करना है, ठीक है, एक प्रकार से। चलिए हल करते हैं। भागे 9 गुणे 2.5 प्लस 2.5 गुणे 3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। ये तो सबसे पहले इसमें हम लोग भाग हल करेंगे, तो इसे काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा 2, फिर उसके बाद गुणा को हल करेंगे तो 25 दूना यहाँ आएगा 50, एक अंक के बाद दशमलव, प्लस 25 3 75, एक अंक के बाद दशमलव, जोड़ेंगे इसे दोस्तों 7 5 12.5। देखिए ऑप्शन में है, ये पहला ही हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 12,546.52 का दहाई में सन्निकटम मान बताइए। सन्निकटम मतलब दोस्तों होता है लगभग। अभी इसके बाद जो मैं आपका चैप्टर लेने वाली थी भिन्न और भिन्नोपाध्यायी मूलभूत संक्रियाओं के बाद जो चैप्टर आता वो दशमलव आता, तो दशमलव में आपको सन्निकटम मान बताते। सन्निकटम मतलब होता है लगभग बताइए, वो भी किस स्थान पे, दहाई के। तो ये देखिए इकाई दहाई, ठीक है, ये हमारा दहाई है। तो अब ये बताइए यदि दहाई के स्थान पे बताना है तो इसको हम 50 कर देंगे, बस ना, लगभग हमें बताना है। अगर मेरे पास होगा 12,546, हम कहेंगे मान लीजिए 12,550 रुपये, कितना है 12,550, क्योंकि 4 रुपये कुछ खास नहीं है ना, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। चलिए अब इस प्रश्न को भी हम करेंगे हल, हमें इसका बताना है मान। तो चलिए इस अंक को डिजिट पहले लिख लेते हैं। का मान बताना ना। चलिए इसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या भाग हल करते हैं ना, तो इसको ऐसे करेंगे,
दशमलव हटा दिए, जहाँ दशमलव वहाँ एक, उसके बाद एक अंक था, एक जीरो। देखिए भाग मतलब ये आ गया। फिर गुणे का सिंबल, इसका भी दशमलव हम हटा रहे हैं। दशमलव के बाद 3 अंक थे, 3 जीरो। और यह देखिए भाग का सिंबल है ना, भाग के बाद एक है, तो यानी ये भी इसी के साथ आ जाएगा। अब चलिए इसे हम हल करते हैं। तो चलिए इसे हम काटेंगे। तो अगर हम इसे 2 से काटते हैं तो यहाँ 10 आ गया, इसे काटेंगे तो आएगा इतना आ जाएगा। ऊपर आएगा 3202, यही आएगा क्योंकि यहाँ एक है, करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो नीचे आएगा 5 जीरो गुणा करने पे। अब ये 5 जीरो हमें दशमलव में ही आंसर बताना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं दे रहा है ना, दशमलव में ही बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखिए 5 जीरो हैं तो 5 अंक के बाद ऊपर गिन के दशमलव लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5, ये 0.32 ये हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा है, ए नंबर एकदम करेक्ट है। अब देखिए 49 नंबर सवाल में कह रहा है, अरे 48 तो कराया ही नहीं, 48 देखिए 48 नंबर सवाल में कह रहा है कि 512 में कम से कम किस संख्या का गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए, सभी ऑप्शन से देखिए। हम 512 में 4 से गुणा करते हैं, 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 पंजे 20, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 16 आएगा। फिर 4 48, 4 4 16 और 8 किसके वर्ग के लास्ट में आता है बताइए ज़रा, किसी का नहीं होता, तो वैसे भी किसी का वर्ग नहीं होगा। तो देखिए 512 का अब दूसरे ऑप्शन 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 2 एका 2, देखिए 10 24, इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 3 बार ले चलते हैं ना, तो 3 त्रिका 9, 1 यहाँ 2 अंक उतर आएंगे। फिर 3 3 6, कितनी बार ले चले, 2 बार ले चले, तो यहाँ आ जाएगा। यानी दोस्तों ये 32 का वर्ग है, यानी किससे गुणा कर दे, 2 से कर दे। ठीक है, मैंने आपको वर्गमूल निकालना बताया था, एकदम जस्ट वैसे ही किया है। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। 18 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 30 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी का प्रतांक गलती से 24 की जगह 42 लिख दिया गया। देखिए 18 पहले औसत बराबर हम आपको फार्मूला बता दें क्योंकि अभी हम इसे पढ़ाई नहीं है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे में कुल संख्या। क्या होगा दोस्तों, कुल संख्या में। देखिए हाथ में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से सही से नहीं लिख पा रहे होंगे, ये देखिए लग गया था। देखिए औसत हमें कितना दिया है, 30। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है तो 18 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 30। औसत 30 है और कुल संख्या कितने हैं, 18, यानी कुल योग हमें पता नहीं तो हम यहाँ यक्स मान लेते हैं। अब निकाल तिरिया का गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 18 18 18 3 54, कितना आएगा 54 और 1 जीरो। देखिए कितना आ गया, यानी कुल योग हमारा कितना आ गया 540। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी का प्रतांक गलती से 24 की जगह 42 लिखा गया। 24 की जगह कितना लिखा गया फ्रेंड्स, 42, यानी कितना ज़्यादा लिखा गया, 18 ना। तो अब हम कुल योग में 18 को घटा देते हैं। जब कुल योग में 18 को घटाएंगे तो 522 आएगा। कितना आएगा, 522 हमारा कुल योग, कुल संख्या हमारी 18। तो औसत क्या होगा, औसत बराबर कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कितना, 522 18। यदि आप इसे काटेंगे तो 29 आएगा। क्या आएगा, 29। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। दोस्तों ये अनुपात की सवाल है। मध्यानुपाती का फार्मूला होता है रूट में एक्स वाई। क्या होता है, रूट में एक्स वाई। एक्स हमारी पहली संख्या, वाई हमारी दूसरी संख्या। तो 4 9 36, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। 6 का वर्ग कौन है, 36। वर्ग से कड़ी कट जाएगी, 6 आ जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। इधर देखिए कह रहा है 1 दर्जन पेंसिल या पेन का मूल्य 36 रुपये है, तो 3 दर्जन पेन तथा 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। चलिए आइए हम लोग इसे भी हल कर लेते हैं। इसका हल क्या करेंगे हम लोग, देखिए कह रहा है कि 1 दर्जन पेंसिल या, ठीक है, 3 पेन का मूल्य कितना है, 36 रुपये। तो पहले 1 दर्जन पेंसिल का निकालते हैं। तो अगर 12 पेंसिल का
मूल्य 36 रुपये तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये होगा। और फिर यदि 3 पेन का मूल्य 36 रुपये तो एक पेन का मूल्य 12 रुपये। यहाँ कह रहा था 3 दर्जन पेन, कितना दोस्तों, 3 दर्जन पेन, ठीक है। एक पेन का मूल्य कितना है, ये पेन का मूल्य है और ये पेंसिल का है। 3 दर्जन पेन कह रहा है, यानी कितना, 12 का 12 से 3 में क्या कर देंगे, गुणा, यानी 48 पेन। तो एक पेन का मूल्य 12 तो 48 पेन का मूल्य, ठीक है। उसके बाद 20 पेंसिल का मूल्य करें तो एक पेंसिल का मूल्य 3, तो 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 60। इसमें गुणा करेंगे तो 12 8 96, फिर 9 कैरी जाएगा और 12 चौके, यहाँ 12 3 36 आएगा, 12 चौके 48, सब गलत हो गया यहाँ, सॉरी गलती से 48 हो गया तो 36 होगा। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 हासिल 7 जाएगा और 12 3 36, 36 7, देखिए 36, 4 इधर 3 उधर 43, ठीक है। कितना आया, 432 को 60 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 492 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ अ करेक्ट। उसके बाद कह रहा था कि 200 के 1/4 का 50% का मान, 200 के 1/4 यानी कितना होगा, इसका 50% कितना होगा, 25 होगा। देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा था कि 10 इंच में कितने सेंटीमीटर, देखिए कह रहा था 10 इंच में कितने सेंटीमीटर ना, क्वेश्चन हमारा यही है कि 10 इंच में कितने सेंटीमीटर। तो आपको हम बता दें कि 1 इंच में होता है, यहाँ देखिए 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.54। तो हमसे 10 इंच का पूछा जाता है, 10 में इसमें हम गुणा कर देंगे, 0.1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद है तो यहाँ लग जाएगा। तो देख लीजिए राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये 54 नंबर सवाल, 54 नंबर सवाल में करना क्या है, देखिए आपको हम देखिए कह रहा है कि रघु 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घर से निकलता है अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा देर पहुंचता है। तो उसके घर से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी, मान लेते हैं कि उसके घर से जहां वो जा रहा है उसकी दूरी यक्स है, कितनी है, यक्स। पहली बार वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुँच जाता है। तो देखिए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, यक्स, चाल कितनी थी 12। अगर वो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है तो वो टाइम से पहले अगर वो उसको टाइम से पहुंचना है तो वो क्या करे, यदि उसको टाइम से पहुंचना है तो वो क्या करे, 1 घंटा कम जाए। तो इसमें हम 1 घंटा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। दूसरी बार कह रहा था उसने अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, फिर समय निकालते हैं। अब उसकी चाल 8 हो गई, तब वो 1 घंटा बाद पहुंच रहा था। अब उसको टाइम से पहुंचने के लिए 1 घंटा ज़्यादा होकर अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में इधर आके प्लस में, हाँ इसका लेंगे तो क्या आएगा 48, 12 चौक 48, यहाँ 4 यक्स, 8 छंग 48 6, यहाँ आएगा 2, घटाएंगे तो -2 यक्स बटे में 48 इक्वल 2, भाग देंगे तो यहाँ 24 इक्वल 2। देखिए दूरी कभी भी हमारी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है, दूरी कभी भी हमारी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस आप वहाँ से हटा दीजिए। त्रिज्या का गुणा करेंगे, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 48। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर। उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल देखिए 55 नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी एक कार्य को अलग अलग 45 दिन में करते हैं और 30 दिन में, मतलब ए किसी काम को 45 दिन में, अब बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो पहले कुल काम निकाल लेते हैं। अगर देखिए जो इन दोनों का लासा आएगा वो कुल वर्ग होगा। लासा कितना आया 90। तो देखिए ये 45 दिन में करता है, यानी ए 2 काम करता है और बी कितने काम करता है 3 काम करता है, ठीक है।
उसके बाद कहा जा रहा है 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 30 से 90 भाग देंगे तो 3, यानी ए 45 दिन में 2 काम करता है, बी 30 दिन में 3 काम करता है। उसके बाद देखिए दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया। ए कहाँ चला जाता है, ठीक है। बी ने अकेले शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया। देखिए बी जो है वो एक कार्य कितने दिन में कर रहा था, 45 दिन में, है ना। नहीं, ये बी का है, बी का ये है। बी कितने काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में, ये वर्क है, ये ए का वर्क है और ये बी का वर्क है। तो देखिए बी एक दिन में 3 काम कर रहा था, तो 15 दिन में कितने काम करेगा, 45 किया होगा उसने, सही बात, 45 काम के। और टोटल काम कितना था हमारे पास, ये टोटल जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल वर्क रहता, तो टोटल वर्क हमारे पास 90 था। 45 तो किसने कर दिया, बी ने कर दिया। तो अब बचे काम कितने, 45, जिसमें ए और बी दोनों ने काम किया था। शुरू में देखिए दोनों ने साथ साथ काम किया था ना, तो देखिए दोनों मिलके कितना काम कर रहे होंगे, 2 3, यानी कितना काम कर रहे थे, 5 काम कर रहे थे, 45 काम बचा था दोनों मिलके। तो कितने दिन में किए इसको, 9 दिन में, यानी 9 दिन ए और बी मिलके काम साथ में किए थे, और इन्हीं 9 दिनों बाद ए काम छोड़ के भाग जाता है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि बताइए कितने दिन बाद ए कार्य छोड़ के गया था, तो ये 9 दिन करता है, उसके बाद ए चला जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली सवाल इधर देखिए हमारी, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए इसको हम ऑप्शन के अनुसार करते हैं। कह रहा है जितना उसका क्रय मूल्य इतना उसके प्रतिशत लाभ। तो अगर हम मान ले, क्या मान ले फ्रेंड्स, अगर हम ये मान ले, देखिए अगर हम ये मान ले कि सीपी हम उसका 40 मान लेते, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हम ले लेते हैं 40, तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है 56। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 16 हो रहा है ना, क्योंकि एसपी माइनस सीपी लाभ का ही फार्मूला होता है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ गुणे में 100 बटे में सीपी, सीपी क्या है हमारा 40 है, तो इसे हम काटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 8, 8 पंजे 40, यानी 40 ही हमारा सही होगा। क्योंकि देखिए कह रहा था जितना उसका क्रय मूल्य इतना उसको लाभ, प्रतिशत लाभ होता, तो 40 उसका क्रय मूल्य, 40% लाभ, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कितने वर्षों में कोई धन 15% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए अपने का 3 गुना हो जाएगा ना, माना मूलधन 100, कितना 100, तो मिश्र धन कितना हो रहा, अरे मिश्र धन 3 गुना हो रहा था, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए अब मिश्र धन माइनस मूलधन किसका फार्मूला है, साधारण ब्याज, यानी एसआई, सिंपल स्टूडेंट, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया 200। अब हम फार्मूला लगाते हैं एसआई इक्वल PRT अपॉन 100, ये साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। तो एसआई हमारा कितना निकल के आया 200, और मूलधन हमने कितना माना है 100, दर हमें कितना दिया है 15%, समय हमें बताना है बटे में 100, 100 से 100 को यदि हम काट दे, यहाँ 3, यहाँ 5 से काटेंगे तो 40, यानी 40/3 टाइम हमारा आएगा। अगर इसे हम अगर और भाग दे तो कितना आएगा, 13 सही 1/3 आएगा। क्या आएगा, 13 सही 1/3। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 8 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़े कमरे में 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर टाइल लगवाने में कितना खर्च आएगा यदि एक टाइल का मूल्य 10 रुपये है। तो देखिए कह रहा था कि 8 मीटर, मान लीजिए देखिए 8 मीटर उसकी लंबाई थी, 5 मीटर चौड़ाई थी। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो ये आयत है, तो आयत का एरिया होता है, कमरे की बात कर रहा था तो कमरे आयताकार ही होगा। तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 8 है, चौड़ाई हमारी 5, यानी उसका एरिया कितना आया 40 मीटर स्क्वायर आया। क्या आया 40 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ये मीटर में वो सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो एक फिर किए तो किस में आया
जब एक बार गुणा किए 100 से तो मीटर बना, अब एक बार फिर करेंगे तो सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों अगर आप हम अलग अलग करते तो इसको मीटर में बदलते तो 800 आता, इसको बदलते तो 500 ना, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ आएगा 4 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब सही है स्क्वायर। उसके बाद देखिए, अब जिस वर्गाकार उसमें टाइल लगवानी है तो उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसका एरिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। हम आपको जल्द ही ये सब पढ़ा देंगे, फिलहाल अभी सवाल आई है तो हल करा दे रहे हैं। वर्ग का एरिया क्या होता है, देखिए तो देखिए इसका एक भुजा कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर 625 होगा। तो इसमें हम दे देंगे भाग। तो चलिए, जब इसमें हम भाग देंगे तो इसको ऐसे अलग अलग रखते हैं, काटने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बटे में 625। चलिए काटते हैं। यहाँ 25 चौके 100, ये 25 का वर्ग, फिर 25 चौके 100। ठीक है, तो देखिए कितना आया, अगर इसे हम लोग काट लिए तो 4 चौ 16, 16 चौके 64, यानी कितना आया 640 टाइल आया। अगर एक टाइल का 10 रुपये, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक टाइल का कितना लग रहा था, 10 रुपये लग रहा था, तो 640 टाइल का कितना लगेगा, 6400 रुपये लगेगा। तो देख लीजिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद एक टंकी की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, उसमें इतना पानी आता है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक थोड़ा इतना है कि बस देखिए दोस्तों, जो पानी आएगा वो कभी मीटर में नहीं हो सकता, तो यहाँ यूनिट बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टंकी हमेशा घनाभाकार होती है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH इक्वल घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमें यहाँ दिया हुआ है, यानी पानी में जो टंकी आता है वही उसका आयतन है। और लंबाई हमें दी है 5, 10, चौड़ाई 5, हाइट हमें खुद ही बतानी है। तो यहाँ आएगा 50, 50 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। जब आप इसे काटेंगे तो देखिए 0.6 उसकी क्या आ जाएगी, हाइट। डी नंबर हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन का होगा, तो सन 2012। लीप ईयर क्या होते हैं दोस्तों, 366 दिन के होते हैं। तो ये देखिए हमने आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथ तीनों सब्जेक्ट दिया कंप्लीट करवा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत आई होगी, कुछ मिस हो गया होगा, कुछ बात समझ नहीं आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो और आप इसी तरीके से मेहनत करिए। पेपर आपका बहुत नज़दीक है, जल्द ही आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, हम आपको नोटिस कर देंगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और आप मेहनत करिए। देखिए आज हमने एक प्रैक्टिस सेट पूरा हल किया, इसको हम लोग मॉडल पेपर कह सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के उठते हैं और हमें हल कैसे करना है। काफ़ी देर से दोस्तों बैठे बैठे अब मतलब इतने देर से हल करा रहे थे। चलिए अब फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, आप फिर मेहनत करिए। हम आपसे बताएं, इसका आपको PDF चाहिए खुद से लगाने के लिए एक बार फिर से फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसे वीडियो को फिर रिवर्स करके देख लीजिए। जो बातें नहीं समझ में आएगी फ्रेंड्स, ये वीडियो है, आप रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।